सूर्य ताप और तापमान के विषय में हम अध्ययन करेंगे और इसमें अध्ययन करने से पहले हम ये जान पाएंगे कि वास्तविक रूप में जो हीट बजट है, जो पृथ्वी का बजट है, जो एनर्जी वाला बजट है, इस एनर्जी बजट को सूर्य की किरणों के रूप में हम देखते हैं और उन सूर्य की किरणों को हम कहाँ खर्च करते हैं, ये बात समझने का है। तो बात यहाँ पर क्लियर हो रही, मैंने एक डायग्राम से स्टेटस को फॉलो किया है। समझने की बात ये है कि हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सूर्य बजट किस तरीके से कंसर्न होता है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सूर्य की जो टेम्परेचर है, इंसोलेशन जिसका पार्ट्स है, तो ये हम जानना चाहेंगे इसमें। तो हमने ये बताया कि देखिए सिंपल सा इक्वेशन है, ये है सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं और आने के बाद कितना भाग, कितने प्रतिशत एनर्जी प्रकाश के रूप में पृथ्वी तक प्राप्त होती है। तो सूर्य से आने वाली किरणें और इनके बीच का हिस्सा जो वायुमंडल के नाम से जाना है, तो वायुमंडल की कोई दूरी होगी भारती सर? हाँ, 1000 किलोमीटर का जो दायरा है, उस दायरे को हम वायुमंडल की संज्ञा दे देते हैं। बताना ये सुनिश्चित होता है कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों के दूरी के आधार पर, वायु की विद्यमानता के आधार पर हम वायुमंडल की स्थिति का पता लगा लेते हैं और ये पता लग जाता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस कहाँ तक पाई जाती है। तो जैसे कि हमने देखा था 1000 किलोमीटर पर सबसे बाहरी जो हमारी सबसे बाहरी वाली गैसें थी, हीलियम और हाइड्रोजन, वो वहां देखने को मिली। अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने किलोमीटर तक मिलती है? तो 128 किलोमीटर तक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो इनसे पॉइंट फॉरवर्ड होता है और बताना चाहता है कि वायुमंडल में गैसों की स्थिति के आधार पर वायुमंडल की सिचुएशन की स्थिति को कंफर्म किया जाता है। तो इसी आधार पर सूर्य से निकलने वाली जो रेज है, जो विकिरण है, वो पृथ्वी तक आती हैं और पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश का 2 अरबा भाग प्राप्त होता है। ये 2 अरबा भाग सूर्य की किरणें जब यहाँ तक आती हैं, इनके आने में कुछ समय लगता होगा, जब आने में जो समय लगता होगा उसको 8 मिनट के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसी स्थिति को कंफर्म करने के लिए जो वायुमंडल हमने देखा, इस वायुमंडल को पृथ्वी की लोकेशन के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा और जानने का प्रयास किया कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक जो आती हैं तो पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए चलिए देखते हैं इस पृथ्वी के प्रभाव के लिए। हमने पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें आ रही हैं उसको पृथ्वी से शो भी कर दिया है और बताना ये सुनिश्चित किया है कि इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। बताना ये सुनिश्चित होता है कि यहाँ पर एक खंड स्थल होगा तो दूसरा खंड जल खंड होगा। अर्थात ये बात क्लियर हो जाती है कि पृथ्वी पर कदम रखते ही ये बात स्पष्ट होती चलती है कि एक स्थान ऊंचा और एक स्थान नीचा है। ऊंचे स्थान को स्थलखंड, पर्वत, पठार आदि की संज्ञा दी जाती है। निचले स्थान को नदी, समुद्र, सागर, महासागर आदि की संज्ञा दी जाती है। तो हमने जानने का प्रयास किया कि स्थलखंड में हमें क्या मिला। स्थलखंड में बहुत सारी आकृतियां मिली, मैदान भी मिला, यहाँ पर हमको पर्वत मिला, पठार मिला, उच्चावत मिले, बहुत सारे मैदान मिला, ये सब हमको यहाँ पर मिला। इधर की हम बात किए थे जलमंडल में हमको क्या मिला, तो जलमंडल में सागर मिला और महासागर मिला। ये था भाई, ये दोनों चीजें हमको इसमें मिल गई। अब फिर बात कंसर्न हो गई और नई बात फिर से फिलअप हुई और ये कहना चाहती है कि सूर्य की किरणें अगर स्थलखंड में पड़ती हैं तो स्थलखंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जमीन पर पड़ती हैं, लेयर पर पड़ती हैं तो जमीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं फिर कहना चाहूंगा और आपका दिमाग ले जाना चाहूंगा, कभी कभी आपने मई जून के महीने में लू वाली हवा देखी होगी। जब लू चलती है तो उस समय रेतीले एरिया में रेत इतना गर्म हो जाता है, वहां पर हमको कौन गर्म करने के लिए आता है, उसको सूर्य की किरणें ही गर्म करती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि स्थलखंड भी सूर्य की किरणों के द्वारा गर्म होने का काम करता है। जब स्थलखंड इतना गर्म हो जाता है तो बताना फिर सुनिश्चित होता है कि सूर्य की किरणों के द्वारा जलमंडल कितना प्रभावित होता होगा। तो जलमंडल पर सूर्य की किरणें अंदर समुद्र में प्रभावित हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत सारा सूर्य
वायुमंडल की ऊपरी सतह, वायुमंडल की ऊपरी सतह ये वाली सतह, इस सतह की बात कर रहा है। इस सतह पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण में से मान लीजिए हमने अनुमान लगाया कि 100 की 100 सौर विकिरण हमारे पास आ गई। कितनी आई? 100 की 100 आ गई। तो वो कह रहा है लल्ला समझ ले, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण में से 100 में से, मैंने ब्रैकेट में लिखा है 100 मिली और 100 में से 35 इकाइयां, यानी 100 में से 35 इकाइयां धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। आई बाद में, कहने का मतलब जैसे ही आई वैसे पीछे चली गई, पट गई। कहां चली गई? अंतरिक्ष में चली गई। तो कितनी रह गई हमारे पास? कितनी रह गई थी भाई? 65 रह गई थी। 100 में से 35 चली गई, 65 बची नहीं बची? तो 100 में से 35 चली गई और 35 जब परावर्तित हो गई तो 65 बची है। 100 आ गई, 100 में से 35 खर्च हो गई और वो 35 अंतरिक्ष में परावर्तित हो गई। तो अब ये हम जानना चाहेंगे 65 का हमने क्या किया। तो ये जैसे ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं तो समान अनुपात में ये परावर्तित होती हैं। अगर ये समान अनुपात में परावर्तित होती हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? एल्बिडो कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। अगर सूर्य से सौर विकिरण 35 के रूप में समान रूप से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाएं, उस स्थिति को एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। याद रहे कुछ नोटेशन है। एल्बिडो किसे कहा जाएगा? सौर विकिरण का समान रूप से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाना एल्बिडो कहलाता है। फिर हमने कहा इसी कारण पृथ्वी चंद्रमा किसी उपग्रह से देखे जाएं। यदि पृथ्वी को कोई दूसरे उपग्रह से देखें, चंद्रमा को किसी दूसरे उपग्रह से देखें तो ये देखे जाने पर चमकीले दिखाई देते हैं। कारण नंबर क्या? एल्बिडो। अगर हमने टेम्परेचर के आधार पर ही नहीं बल्कि अगर सौर विकिरण के आधार पर इसको परावर्तित नहीं किया होता, ये अपने आप रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होता, तो क्या होता? चमक की स्थिति क्या हो जाती? खत्म हो जाती। इसलिए इन्हीं की चमक के द्वारा, एल्बिडो के द्वारा ये सब कैसे चमकीले दिखाई देने लगते हैं। शेष हमारे पास 65 बच गई थी। उस 65 इकाइयों में से 14 वायुमंडल ने खर्च कर ली। आइए यहाँ 65 जो बची थी 35 तो आई और चली गई वापस, ऐसे आई और ऐसे वापस हो गई। तो ये कि ऐसे आई थी और आने वाली एकदम ऐसे ऊपर चली गई, बढ़ गई। तो ये कितनी थी? ये कितनी थी? 35 थी, ये 35 माइनस हो गई। तो 100 में से यहाँ पर -35 हो गई, बराबर कितनी बची? 65। सही है। तो ये 65 जो बची है वो 65 क्या कर रही है बता रहा है। तो ये 65 कह रहा है 65 इकाइयों में से जब जैसे यहाँ से किरण चली थी तो यहाँ पर पूरे वायुमंडल में, किसके वायुमंडल में? पूरे वायुमंडल में 14 हमने खर्च कर ली। कितनी खर्च कर ली? 14। तो 65 में से 14 फिर घटा दीजिए, कितना बचा? 51। 34 कहाँ खर्च हुई? वायुमंडल में। याद रहे 34% 34 विकिरण है, सौर विकिरण कहाँ खर्च हो गई? वायुमंडल में। तो हमारे पास कितनी बची? 51। फिर कह रहा है अब 51 क्या कर रहा है? 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर ले जाते हैं। इन 51 के द्वारा ही ये पूरा धरातल क्या कर लेता है? किरणों को सोख लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और धरातल पर अब 51 इकाइयों द्वारा ही ये धरातल गर्म होने का काम करता है। धरातल किनसे गर्म होता है? इन 51 शेष जो बची है इनसे गर्म होता है। इसके अगले वाले सेशन को अभी हम आपसे कंफर्म और करेंगे, मैं समझाने का काम करूंगा इससे आगे और क्या होता है। अब हम क्या इन 51 को रोके रखेंगे या कुछ और होगा? अभी और बचा है शेष, हम देखते हैं कि 51 की स्थिति क्या है। हमने आपको 51 ऊर्जा वाला सिस्टम बताया था कि इतना हमने खर्च कर दिया था, इतना रह गया था। अब हम बताना ये चाहते हैं कि जो शेष पार्टिकल्स है इस 51 का हमने क्या किया जिससे वायुमंडल गर्म हो रहा था। तो इस 51 की स्थिति बताना सुनिश्चित करती है कि इसमें सौर ऊर्जा के अवशोषण से जो इसने पृथ्वी ने एक्सेप्ट कर लिया था, जिसको एब्जॉर्ब कर लिया था 51 की, जिस पर हम बात कर रहे थे। तो ध्यान देंगे कामनी जी बात को समझिएगा। जो 51% हमने जो देखा था तो 51% जो इसने एब्जॉर्ब कर लिया था उस 51% की
अनुभव, क्या वो पृथ्वी अपने पास रखी हुई थी उसको? नहीं, ऐसा नहीं था। तो इसलिए यहाँ बताने का काम किया है कि सौर ऊर्जा के अवशोषण से गर्म होने के बाद जो हीट हो गई, वो गर्म हो गया स्थलमंडल, और गर्म होने के बाद धरातल दीर्घ तरंगों के रूप में, बड़ी तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगता है। ऊर्जा का क्या करने लगता है? उसी ऊर्जा का विकिरण करने लगता है, और उस विकिरण को हम पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब बड़े साफ शब्दों में है, यदि अवशोषण करने के बाद 51% जो बचा था उसका अगर दीर्घ तरंगों के रूप में अब विकिरण होने लगे, और जो विकिरणीय स्थिति होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसे पार्थिव विकिरण के नाम से जानेंगे। याद रहेगा? कोई डाउट, कोई समस्या है? फिर उसने कहा इस प्रकार 51 इकाइयां जो हमारी अवशोषण वाली थी, फिर से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि 51 इकाइयां ऊर्जा पृथ्वी द्वारा वायुमंडल में पार्थिव विकिरण के रूप में जोड़ी जाती है। जो 51 हमने अवशिष्ट हुई वो किसमें जोड़ी जाएंगी? पार्थिव विकिरण के रूप में जोड़ी जाएंगी। और जिसमें 34 इकाइयां, अब 51 में से 34 लेस करेंगे, ध्यान से समझना, फिर कहो बताया नहीं। तो इन जिसमें से 34 इकाइयां वायुमंडल में उपस्थित कार्बन, वायुमंडल में जो कार्बन है वो 34 इकाइयां कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, जल की जो वाष्पीकरण है वहां वो, और जलवाष्प और कार्बन दोनों मिलकर के उन्हें खींच लेते हैं, पी लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो कितना बता? 17 बचा भाई। 51 में से 34 ही खा गए। कौन खा गया? कार्बन खा गई और जलवाष्प खा गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने और जलवाष्प ने दोनों ने मिलकर के कितना खा लिया? 34। तो बचा कितना? 17। तो कह रहा 17 इकाइयां ऊर्जा पुनः अंतरिक्ष में वापस कर दी जाती हैं। जो शेष बचती हैं वो दोबारा चली जाती हैं, और जो दोबारा चली जाती हैं तो कह रहा है इस प्रकार वायुमंडल में 48 ऊर्जा, फिर से ध्यान दें, बैक पर जाएं और समझिए क्या कहना चाहता है। और बताना ये चाह रहे हैं कि वायुमंडल की कुल 48 इकाइयां प्राप्त हुई वायुमंडल को। पृथ्वी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसकी बात कर रहे थे कि इस वायुमंडल को कितना मिला। तो इसको जो मिला वो 48 इकाइयां ऊर्जा मिली इसको। कैसे मिली वो? कि 14 तो वो मिली, 14 हमारी वो मिली थी जो हमने पहले खर्च की थी शुरू में, और 34 ये वाली मिली थी। तो 14 और 34 कितनी हो गई? 48 हो गई। लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गलत कर देते हैं क्वेश्चन। वो कहते हैं स्थलमंडल को कितनी ऊर्जा प्राप्त की, तो लोग आसानी से कह देते हैं 51%। बात सही हो गई, 51 हो गई, स्थलमंडल को मिली। लेकिन स्थलमंडल और वायुमंडल में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो वायुमंडल को कितना मिला? तो वायुमंडल को 48 मिलती है और स्थलमंडल को 51 मिलती है। जो 51 रह जाती है अवशोषण के बाद, जिसको स्थलमंडल गर्म होता है, वो गर्म करा हुआ स्थलमंडल से जो 51 बचा है, उस 51 में से मैंने अभी बताया था कि 34 जो बचती है उसमें से 51 में से 34 निकालते हैं, और वो 34 कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प खा जाते हैं। तो 17 जो बचती है, 17 हम दोबारा वापस कर देते हैं उसको। जो 17 तो हमारी 50 खत्म हो, 51 खत्म हो गई, तो हमारे पास क्या मिला? 14। 1 मिली, 34 1 मिली, तो 48% हमें ऊर्जा मिली। किसको? हमारे वायुमंडल को 48% ऊर्जा मिली। बाकी सब कहाँ इधर उधर खर्च हो गई, और इस खर्च होने में ऊर्जा को सारी अंतरिक्ष में विकृत कर देता है, और ये 100 यूनिट ऊर्जा की हानि हमारे पास बनकर तैयार होती है कि 100% यूनिट की ऊर्जा हमने कहाँ खर्च कर दी। ये था आपका हीट बजट ऑफ द अर्थ। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी और वनडे